नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस आर्टिकल प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 16 सितंबर और आज है विश्व ओजोन दिवस। और विश्व ओजोन दिवस पर आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप ओजोन के बारे में जो है जानकारी उसके बारे में एकत्रित करें और पर्यावरणीय प्रदूषण जो हो रहा है उसको जो है बचाने में अपनी महती भूमिका को अदा करें। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के इस आर्टिकल को करते हैं। और ये आर्टिकल बेसिकली क्या है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि ये आपके जो अभी आगामी जो आपकी परीक्षा है समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी अर्थात आरओ एआरओ, साथ ही साथ में यूपीपीसीएस का एग्जाम, तो इन दोनों एग्जाम्स के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही है। इसके साथ साथ में यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, इस पर पूछा जाता है प्रश्न। इसके अलावा जितने भी आप वनडे एग्जाम देते होंगे वहां पर भी ओजोन क्षरण और ओजोन दिवस के बारे में कई सारे जो है प्रश्न बनते हैं और वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे में आज हम लोग इस आर्टिकल को देखेंगे और इस आर्टिकल से क्या कुछ प्रश्न बनेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। तो आइए हम लोग एक एक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। लेकिन इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आप तुरंत उत्तर देंगे 16 सितंबर को। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर ये 16 सितंबर को ही बेसिकली इस दिवस को क्यों मनाया जाता है? तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि दरअसल 16 सितंबर 1987 यानी कि 16 सितंबर 1987 को बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो अब आप कहेंगे कि सर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन क्षरण के जो क्षरण को जो करने वाले जो पदार्थ हैं उनको रोकने के लिए, जैसे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, इन ऐसे पदार्थों को रोकने के लिए बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। लेकिन इसके पहले भी जो है, कब? इसके पहले 1985 में, कब? 1985 में। इसके पहले 22 मार्च 1985 को एक कन्वेंशन पर और हस्ताक्षर किया गया था जिसे हम वियना कन्वेंशन कहते हैं। और वियना कन्वेंशन क्या था कि जो ओजोन परत है उसके संरक्षण के लिए बेसिकली 1985 में यानी कि 22 मार्च 1985 में वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बताइए वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो आप कहेंगे 22 मार्च 1985 को। और इसके अलावा इसी टॉपिक पर यानी कि वियना कन्वेंशन पर ही आपके मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वियना कन्वेंशन क्या था और वियना कन्वेंशन के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रमुख प्रावधान क्या थे, इस पर आज चर्चा कीजिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन दोनों ही आपके एग्जाम के लिए भाई साहब क्या हो जाते हैं? महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बैठे मत रहो, कॉपी पेन उठा लो, उसको नोट डाउन करना शुरू कर दो। ऐसे बैठे रहोगे, एक कान से सुनोगे और दूसरे कान से क्या होगा? निकलता हुआ चला जाएगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना? तो इसलिए भाई साहब चुपचाप से जो है पेन उठा लो। बिना कलम चलाए, बिना कलम उठाए कल्याण होने वाला नहीं है, खासकर जो आपकी बड़ी परीक्षाएं हैं, आरओ एआरओ और पीसीएस परीक्षा। ठीक है, याद रख लेना, कलम चलाना आपके लिए जरूरी है। तो सुनो नहीं बल्कि साथ साथ में नोट डाउन करते रहो जो जो आपको बताया है। तो अब आपके लिए आज का जो है टास्क है, आपका पहला क्या हो जाता है? आपका टास्क पहला है भाई साहब आपका कि आपको रेडी करना है दो चीजें। पहला क्या रेडी करना है आपको? पहला रेडी करना है आपको जो वियना कन्वेंशन हुआ था, उस वियना कन्वेंशन के बारे में आपको जो है क्या करनी है? तैयारी करनी है। एक दूसरा ओजोन डिप्रेशन यानी कि जो ओजोन क्षरण होता है उसके बारे में भी आपको क्या करना है? डिटेल्स में आपको चीजों को पढ़ना है। और ओजोन क्षरण के अलावा आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अलग से जो है क्या करना है? इस पर आर्टिकल बना लेना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये तीन चीजें क्या आपके लिए जरूरी हैं। ठीक है, इस पर आपको नोट्स बनाना है। और ओजोन क्षरण पर आपके जो है परीक्षा में निबंध भी लिखने के लिए आता है। तो ऐसे में आप लोग निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओजोन क्षरण के बारे में आप लोग डिटेल्स में जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा। ठीक, एक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसके बारे में यानी कि ओजोन के बारे में हम लोग दो तीन चीजों पर और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन को किससे हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो ओजोन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? O3 है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कोई O2 लिख के चले जाते हैं, कई लोग O4 लिख के चले जाते हैं। ठीक है, कोई H2O2 लिख के चला आता है। तो ध्यान रखिएगा O3। एक बात अब ये हो गया कि भाई ओजोन को हम O3 से लिखते हैं, ठीक बात है। लेकिन अब बात यहां पर एक ये भी आती है
कि सर ये बताइए जो आपका ये ओजोन है, ये ओजोन पाई कहां जाती है। तो हमने आपको एनवायरमेंट क्लास में जो हम क्रैश कोर्स करा रहे हैं वहां पर हमने आपको बताया था ओजोन के बारे में। तो आप लोग जो अर्थ की जो आपने लेयर देखते होंगे, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका क्या, क्षोभ मंडल। क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, होता नहीं होता है, पता होगा। और क्षोभ मंडल के अलावा फिर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, समताप मंडल होता है। क्या होता है, समताप मंडल। और भाई साहब इसी समताप मंडल में, ये जो समताप मंडल आप देख रहे हैं, यहीं पर क्या होती है, ओजोन की प्रेजेंस होती है। किसकी प्रेजेंस होती है, ओजोन की, यानी कि O3 की। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको। अब महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि ओजोन दिवस ठीक है, लेकिन ओजोन क्षण आप लोग चर्चाओं में अक्सर सुनते होंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, आइए हम लोग इसको थोड़ा सा जो है समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि हमने आपको समझाया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी। तो ये क्या है, आपका समताप मंडल है, और यहां पर क्या है, नीचे क्या है, आपका क्षोभ मंडल। ये नीचे क्या है, आपका क्षोभ मंडल है। ठीक है, यहां पर क्या है, क्षोभ मंडल, और यहां पर क्या है, समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन की ऐसे क्या होती है, लेयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है, लेयर प्रेजेंट होती है, यानी कि ओजोन की क्वांटिटी यहां पर रहती है। तो ओजोन का बेसिकली लाभ क्या होता है, ठीक है, तो ओजोन का लाभ यह होता है कि जो सूरज आपका होता है, यहां से क्या होता है, यहां से कुछ क्या होती हैं, सनरेज आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज के फॉर्म में। अल्ट्रावायलेट रेजेस यहां पर जो है क्या होती हैं, आती हैं। क्या होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेजेस जो है बेसिकली यहां पर आती हैं। तो ये जो ओजोन होती है वो क्या करती है, जो ये यूवी रेजेस होती है, कौन सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूवी रेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूवी रेज बोलते हैं। ये यूवी रेज क्या करती हैं, यहां इसको, इस ओजोन लेयर को क्या करती हैं, क्रॉस नहीं कर पाती हैं अपने आप में। ये सबसे बड़ा फायदा है। क्यों, क्योंकि अगर ये ओजोन अगर नहीं रहेगी यहां पर, या इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो क्या होगा, ये जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं, जिसको हम लोग पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, ये पराबैंगनी फिर क्या होंगी, पराबैंगनी किरणें सारी की सारी इसको क्रॉस करके कहां पर आ जाएंगी, आपके क्षोभ मंडल में आ जाएंगी। कहां आ जाएंगी, आपके क्षोभ मंडल में आ जाएंगी। और अगर ये क्षोभ मंडल में आ जाती हैं तो क्या होगा, यहां पर मनुष्यों को बहुत ज्यादा क्या होगा, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होने लगेंगी, उनका यानी कि स्वास्थ्य खराब होगा। साथ ही साथ में जो जीव जंतु और जो पेड़ पौधे हैं उनको भी क्या होगा, नुकसान होगा। फसल की उत्पादक क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जीव जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग जो आ जाएंगे, और मनुष्यों में स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होने लगेंगी, यानी कि अपने आप में क्या होगा, घातक होगा। अच्छा, एक शब्द आप लोग यहां पर और सुनते होंगे, क्या सुनते होंगे भाई साहब, आप लोग एक शब्द सुनते होंगे, ओजोन छिद्र। क्या, ओजोन छिद्र। क्या, ओजोन और छिद्र। तो ओजोन छिद्र, जिसको हम लोग ओजोन होल कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये अल्ट्रावायलेट रेजेस आती हैं, तो क्या होता है कि जब यहां पर प्रेजेंट होगी ओजोन, तो ये इसको रोक देगी। लेकिन क्या होता है कि जो कुछ गैसेस ऐसी हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपका ये क्वांटिटी इनकी जब पर्यावरण में बढ़ती है, यानी कि क्षमता, जब आप क्षोभ मंडल में जो है ओजोन क्षयकारी जो गैसेस होती है, जब आप उसको निकालते हैं रेफ्रिजरेटर के माध्यम से, एयर कंडीशनर के माध्यम से, तो क्या होता है कि ये गैसेस जो हैं, CFC वगैरह क्या होती हैं, यहां पर आती हैं, और ये क्या करती हैं, इस ओजोन लेयर को क्या करती हैं, कमजोर कर देती हैं, इनकी लेयर को कम कर देती हैं। तो लेयर कम कर देने पर क्या होगा कि जो यूवी रेजेस है, इसको क्रॉस करके सीधे आसानी से आ जाएंगे। इसकी परत एक बनी हुई मोटी परत है, लेकिन इन गैसेस के कारण जो CFC वगैरह हैं, इनके कारण जो है O3 की जो लेयर है क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या होती है, एक लोग टर्मिनोलॉजी जो आप लोग सुनते होंगे, ओजोन छिद्र, तो ये बेसिकली ओजोन छिद्र यहां पर नहीं हो जाता कि यहां पर कोई होल हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये जो परत जो कम हो रही है CFC वगैरह के कारण, इसी को बेसिकली हम लोग ओजोन होल बोलते हैं। ओजोन होल जैसा कोई खास चीज यहां पर होती नहीं है। ठीक है, तो ये आप बात क्या करिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर 2-3 प्रश्न बन जाएंगे कि समताप मंडल मतलब ओजोन कहां पाई जाती है, आप कहेंगे समताप मंडल में। ठीक, इसके अलावा इसको किससे डिनोट करते हैं, O3 से डिनोट करते हैं। ओजोन का क्या काम है, तो ये जो है जो अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं उनको जो है पृथ्वी पर अर्थात क्षोभ मंडल में आने से क्या करती हैं, रोकती हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस पर कन्वेंशन कौन सा हुआ था, आप कहेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और उसके पहले 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ था। क्या कुछ नुकसान होते हैं जो हमने आपको 1-2 पॉइंट में ऑलरेडी बता दिए। तो यही सारी बातें जो है आपको आर्टिकल में यहां पर देखने को मिलेंगी। तो यानी कि अगर हम कोई पूछे आपसे कि बताओ ओजोन जो डे मनाया जाता है 16 सितंबर को, इसके मनाए जाने का कारण क्या है, तो आप लिखेंगे कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और यानी कि जो भी गैसेस प्रोडक्शन होता है इनका और खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की याद में बेसिकली ये मनाया जाता है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया।
कि जो है 1987 में बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर क्या किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और उसके पहले 1985 में वियना कन्वेंशन को भी लाया गया था ओजोन क्षरण को रोकने के लिए। ओके, इसके अलावा अगर हम बात उद्देश्य की करते हैं कि व्हाट इज मोटो ऑफ ओजोन डे, तो मोटो क्या है इसका, मोटो है ओजोन परत के क्षरण और इसे संरक्षित करने के लिए किए गए या किए जाने वाले उपायों के बारे में लोगों में जन जागरूकता फैलाना कि भाई साहब जो आप एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, जो आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो इस्तेमाल करते हो, उससे कौन सी गैस निकलती है और उससे ओजोन डिप्लीशन होता है, ओजोन क्षरण होता है, और अगर ओजोन क्षरण होता है तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए ही बेसिकली ओजोन जो है दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई, आगे चलो। अब देखो, अब यहां पर 2-3 फैक्ट और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वर्ष 2024 में बेसिकली क्या है, वर्ष 2024 में जो ओजोन डे है उसका क्या हो रहा है, 30वां संस्करण मनाया जा रहा है। 2023 में 29वां संस्करण था और अभी क्या है 30वां संस्करण। और यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो थीम है आपकी, तो थीम क्या है वर्ष 2024 ओजोन डे की, थीम है आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग, क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ये इस वर्ष की थीम है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा एक फैक्ट ये हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि ओजोन परत कहां पर पाई जाती है, ओजोन कहां पाई जाती है, तो आप कहेंगे समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ तथ्यों पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि भारत जून 1992 से यानी कि 1992 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के एक पक्ष के रूप में प्रोटोकॉल के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसके ओजोन क्षयकारी पदार्थों के चरणबद्ध कार्यक्रम और गतिविधियों को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि वर्ष 1992 से भारत क्या कर रहा है, जो भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रोविजंस थे उनको ये जो है फॉलो कर रहा है, और जो गैसेस को कम करने की बात कही गई थी कि भाई इन गैसेस से ओजोन क्षरण होता है, ओजोन डिप्रेशन होता है, भारत उसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने की बात कर रहा है, यानी कि कर चुका भी है। और वर्ष 2010 तक कई सारी गैसेस पर जो है इसने उसको क्या किया है, खत्म भी कर दिया है। तो आइए हम इसको 1-2 पॉइंट्स और देख लेते हैं। तो भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप 1 जनवरी 2010 तक नियंत्रित उपयोग के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड हो गया, आपका हाइलोन हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया, मिथाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, क्लोरोफॉर्म हो गया, इसको चरणबद्ध तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि इन गैसेस को 1 जनवरी 2010 तक क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत द्वारा जो आपका HCFC है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, इसको चरणबद्ध तरीके से क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। और ये बहुत ही क्या है, हार्मफुल गैस होती है, किसके लिए, ओजोन डिप्लीशन के लिए, याद रखिएगा। इसके अलावा इसका पहला चरण वर्ष 2012 से 2016 तक पूरा जो है किया गया है, और इसका जो सेकंड चरण है, जो सेकंड स्टेप है, वो उसका लक्ष्य 2024 के अंत तक इसको जारी कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम ओजोन क्षरण जो होता है उससे नुकसान क्या होगा भाई, ओजोन क्षरण होगा तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो क्या होता है, मनुष्यों में स्किन कैंसर यानी कि त्वचा कैंसर हो जाता है। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और श्वास संबंधी बीमारियां भी दरअसल ओजोन क्षरण से हो जाती हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, अगर पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस की, तो उसका क्या हार्मफुल इंपैक्ट होगा, भली भांति आप लोग इससे परिचित होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता इसमें कुछ खास नहीं है। इसके अलावा फसलों के उत्पादन में कमी, ये एक बड़ा जो है क्या होगा, इंपैक्ट होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर। क्योंकि सिंपल सी बात है, एक लॉजिक अगर आप लगाओगे तो क्या होगा भाई साहब, कि अगर फॉर एग्जांपल भारत जैसे देश में अगर फसल की उत्पादन क्षमता क्या हो गई, कम हो गया, अगर उत्पादन कम हो रहा है, क्या उत्पादन फसल का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक। तो अगर फसल का उत्पादन कम होगा भाई साहब तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, खाद्यान्न में क्या होगी, कमी आ जाएगी, सिंपल सी बात है, क्या खाद्यान्न में कमी होगी। और अगर खाद्यान्न में कमी होगी तो सिंपल सी बात है क्या होगी, खाद्यान्न में कमी होने से क्या होगी, भूखमरी आ जाएगी भाई साहब, सिंपल सी बात है, खाना ही नहीं रहेगा तो काय खाओगे भाई साहब, तो भूखमरी आ जाएगी। और भूखमरी के साथ साथ में क्या होगी कि जो है इसके अलावा, भूखमरी के अलावा फिर क्या होगा, इसके अलावा आर्थिक अर्थव्यवस्था भी जो होगी क्या होगी, अब यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था होगी क्या होगी, वो भी चरमरा जाएगी, कहेंगे ना, क्योंकि हमारा क्या होगा, इससे जब
उत्पादन में कमी होगी तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, जो हमारा निर्यात होता है अलग अलग खाद्यान्नों का क्या होगा, वो भी निर्यात में क्या होगी, कमी आएगी। इसके अलावा जब भुखमरी होगी तो क्या होगी, राजनीतिक उठापटक भी होगी, राजनीतिक द्वंद्व होगा, राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक द्वंद्व होगा। ऐसे कई सारी चीजें दरअसल सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फसल उत्पादन की जो है उत्पादन क्षमता कम होने से होगा, यानी कि ओजोन क्षरण से होगा। तो यानी कि जो भी पर्यावरणीय चीजें होती हैं, जो पर्यावरणीय प्रदूषण होता है, उनसे न सिर्फ कोई खास चीज घटित होती है बल्कि उसके अलावा कई अन्य चीजें दरअसल जो है उस देश के लिए क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं, यानी कि उससे उसका इंपैक्ट नेगेटिव पड़ने लगता है। तो इस तरीके से आप चीजों को लिखेंगे तो आप क्या पाएंगे, चीजों को बढ़िया पाएंगे। इसके अलावा भुखमरी के अलावा क्या होगी, इसमें जो है क्या कहीं ना कहीं आय में विषमता भी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जो लोग काम करते हैं वो लोग तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन जो गरीब है बेचारा मिडिल क्लास फैमिली वो क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं सामाजिक असमानता आएगी, पर्यावरणीय प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, राजनीतिक अस्थिरता आएगी, क्योंकि भुखमरी होगी, खाद्यान्न में कमी आएगी तो लोग सरकार को कोसेंगे, सरकार बदलेगी, चेंज होगी, कहीं ना कहीं जो है घटनाएं जो है देखने को मिलेंगी। इसके अलावा निर्यात में कमी आने पर क्या होगा कि जो आपकी जो विदेशी मुद्रा है उसमें भी कमी आएगी। तो कई सारी घटनाएं जो है इससे घटित होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से जब आप अपने प्रश्नों को वहां पर अपने प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे अपने मुख्य परीक्षा में, तो आप पाएंगे ये आपको बढ़िया मार्क्स वहां पर दिए जाएंगे। इसके अलावा मानव के प्रतिरोधक क्षमता में कमी होगी, यानी कि ह्यूमंस का क्या होगा, इम्यून सिस्टम क्या होगा, वीक होना शुरू हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम के वीक होने से क्या होगा, समस्याएं आनी उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ओके, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। और ओजोन जो आपका क्षण है, इससे प्रश्न आपके प्री में भी पूछा जाता है, आपके मेंस में भी पूछा जाता है, आपके निबंध में भी लिखने के लिए आता है, और साथ ही साथ में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर भी आपको प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? बहुत आसान है और इसका उत्तर आज के वीडियो में क्या है, छिपा हुआ है। तो बताइए 1987 या 1977 या 1897 या फिर 1997, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही आसान है, मुझे लगता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका जो है क्या करेंगे, उत्तर देंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करिए, शेयर भी कर दीजिएगा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर भी। तो मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न क्या है, मुख्य प्रश्न के लिए प्रश्न है कि ओजोन क्षरण क्या है, ओजोन क्षरण को रोकने वाले प्रयासों पर क्या करनी है, आपको चर्चा करनी है। ये आपको क्या करना है, लिखना है। और जो हमने आपको टास्क दिया, ठीक है, टास्क क्या है आपका, टास्क आपका 3 है बेसिकली। सबसे पहले आपको रेडी करना है क्या चीज, सबसे पहले आपको रेडी करना है वियना कन्वेंशन। क्या, वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन। इस पर प्रश्न आपके आएगा ही आएगा कि वियना कन्वेंशन क्या होता है, प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आपको अलग से रेडी करना है। क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी रेडी कर लीजिएगा। और इसके अलावा ओजोन क्षरण क्या होता है या ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, इसको भी आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। तो ये 3 पॉइंट आप प्री और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेडी करना है। ये आपका टास्क है। यदि आपने कॉपी टास्क की एक नहीं बनाई है तो उसको आप लोग बना लीजिए, क्योंकि जब मैं डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स कराता हूं तो वहां पर मैं आपको डेली टास्क देता हूं, जो कि आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना होता है, और वो आपकी परीक्षा के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक कॉपी आप लोग मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न के लिए ही बना लीजिए, जहां पर मैं आपको पीसीएस के या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रश्न को देता हूं, जिसकी प्रैक्टिस आपको घर पे बैठ के करनी होती है। किसी टॉपिक में कोई समस्या आया करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर दिया करें, मैं उस टॉपिक को समझा दिया करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। बाकी इन सारे बिंदुओं पर आप लोग एक बार चर्चा कर लीजिएगा, ग्रुप डिस्कशन किया करिए, इससे आपको बहुत ज्यादा क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मिल देंगे हम लोग अब फिर किसी एक नए आर्टिकल के साथ। हाँ, एक सूचना मैं आपको और दे दूं कि कुछ चीजें हैं जो अभी नहीं हो पा रही हैं, समय की व्यस्तता है, लेकिन पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कई सारी चीजें जो है हाल फिलहाल में 1-2 महीने में स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वो सारे आर्टिकल्स योजना कुरुक्षेत्र से लेकर के अन्य कई सारी चीजों पर मैं जो है आपको वीडियो जो है बना के दिया करूंगा, जो कि क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे कल हम लोग अगले वीडियो के साथ। डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स देखना मत भूलिएगा। हाँ, हालांकि आज जो है वीडियो नहीं आ पाया था, लेट हो गया था, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी। बाकी जो है रोजाना की तरीके से 8 बजे सुबह जो है आप लोग करंट अफेयर्स को देखिएगा। फिर ठीक है, फिर
मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।